प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पे उनको माल्यार्पण किया। चौधरी चरण सिंह पूर्व देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने किसानों के हितों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे और उनको समर्पित कर दिया। ऐसे चौधरी चरण सिंह को भी हमारा नमन। फोटोग्राफी वगैरह कराएंगे। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के परम हितैषी थे। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में देश की सत्ता की राह देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है, इस बात का उद्घोष करने वाले चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। चौधरी साहब के गांव के लिए, किसानों के लिए किए गए योगदान को स्मरण करते हुए वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार खेती और किसानी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग वर्तमान में कोरोना कालखंड में देख रहे होंगे कि जब दुनिया अस्त व्यस्त है तब भारत इस महामारी से पूरी प्रतिबद्धता से लड़ते हुए किसान भाइयों को कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में खेती के लिए आवश्यक डीएपी
खाद पर सब्सिडी का दाम 1200 रुपये प्रति बोरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके किसानों के हितों के प्रति समर्पित सरकार की अपनी प्रतिबद्धता को ही आगे बढ़ाया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में, गांवों के हित में और गरीबों के हित में जितने फैसले लिए हैं, आज़ादी के बाद देश के अंदर किसी भी सरकार ने उतने निर्णय किसानों के हित में नहीं लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसानों को समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की गारंटी हो, या फिर किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी टैक्स के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपये सालाना किसी साहूकार और मुनाफाखोर से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। चौधरी साहब की कर्मभूमि रमाला में रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई रही हो, या फिर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का, पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य किसानों के खाते में देकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान भी नहीं किया। कोरोना कालखंड में चाहे पहली लहर रही हो या दूसरी लहर, प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें बंद जो पहले बंद, बहुत सारी जिसमें बंद थी, हमने उनको चालू रखा। कोरोना कालखंड के दौरान भी उसको चालू रखा, जिससे गन्ना किसान कहीं से भी पीड़ित न होने पाए, प्रताड़ित न होने पाए, या उनकी गन्ना की फसल खराब न होने पाए। प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने और दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो, प्रदेश सरकार ने उन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, और राज्य के अंदर 2,42,00,000 से अधिक किसान वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित हैं। कृषि सिंचाई की योजनाएं, जिसमें बाणसागर की परियोजना को पूरा करने का कार्य हो, या फिर अर्जुन सहायक, मध्य गंगा या सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य, ये राज्य सरकार की किसानों के हित में किए जाने वाले वे सभी कार्यक्रम हैं। कोरोना कालखंड में ही गेहूं क्रय केंद्र वर्तमान में भी संचालित हैं। जहां दुनिया के तमाम देश लॉकडाउन में हैं, तमाम राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बचाते हुए उद्योगों का संचालन करना, खेतीबाड़ी का कार्य किसानों को पूरे सुरक्षा कवच देते हुए खेतीबाड़ी का कार्य अनवरत रूप से चलना। प्रदेश ने अब तक 38 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय किया है। किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का दाम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई 1975 रुपये समर्थन मूल्य के साथ किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार अपने किसान भाइयों के हितों को पूरी तरह संरक्षित देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने तय किया है, यद्यपि हम किसानों को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में जो अफवाहें चल रही थी कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार गांव के लिए, किसानों के लिए, हित के लिए, श्रमिकों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज जब चौधरी साहब की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किसान भाइयों के हित में किए जाने वाले ये कार्यक्रम, चौधरी साहब के किसान हितैषी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक परंपरा है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि देश के सत्ता का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, तो उस खेत और उस खलिहान की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, अपने किसान भाइयों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के परम हितैषी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों के लिए बने रहे, मैं अविनाश राजवंश। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार। उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है आज से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे-धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। वो आपके सामने है। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? परेशान है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा, किया जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग-अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। होंगे, वो धीरे-धीरे सामने आएंगे। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूं। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना। इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है।
आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूं। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो मैं बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार और ठीक है, बता देती तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचने की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है और हर हाल में जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है। अब तो DRDO ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है
2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें डीआरडीओ को भी बधाई देनी चाहिए। डीआरडीओ और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में ये जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं, वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। थैंक यू आनंद, यू सो क्यूट, माय हस्बैंड आर सो क्यूट। आप एक टीवी एडिक्टेड वाइफ जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? I think you have a perfect family, a cute, beautiful, sexy wife, cute daughter, and passionate, creative son. अरे मिले तो कुछ ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। Get lost. नो नो, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। I love you, अमन। आई ऑल्सो लव यू, लव यू। Hashtag morning coffee, hashtag no makeup look, hashtag messy hair, hashtag woke up like this. Post 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? नहीं मिस्टर बीन नहीं पापा, बेन, ओनली बेन। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, हेलो अम्मा। अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? तुम्हारी अम्मा की याद आ रही है। बुला लूं उनको? कमाल, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती। आप लोगों को समझाने की जिस प्रकार हमारे देश में राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया, भारत महान नहीं बदनाम देश है। आखिर उन्हें ये शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। जिस मिट्टी में वो पैदा हुए, जहां खेल कूद कर उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया, आखिर वो देश और वो मिट्टी कैसे बदनाम हो सकती है। जिस देश को चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अफाकुल्ला खां जैसे लोगों ने अपने खून से सींचा हो, ऐसा देश बदनाम कैसे हो सकता है। आखिरकार राजनीति का स्तर इतना कैसे गिर सकता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देश की जनता को भी सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इसी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। क्लियर है वॉइस सर? ठीक है, तो शुरू करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता
बड़े अहम बिंदु पे की जा रही है। हम सब ने देखा है कि एक तरफ एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की इस महामारी को परास्त करने के लिए 24 घंटे कार्य कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभा रही है। वे कोविड के खिलाफ ये जो लड़ाई देश एकजुट होकर लड़ रहा है उसको कमजोर कर रही है। कल एक बड़ा ही निंदनीय दुखद बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के करीबी श्री कमलनाथ जी का आया, जिसमें उन्होंने कहा भारत महान नहीं बदनाम है। जब ये बयान सुना तो जैसे यकीन नहीं हुआ कि क्या कोई भारतीय नागरिक जो उच्च संवैधानिक पदों पे बैठा है था वो इस तरह का हल्का और घटिया बयान दे सकता है। तो सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में जो हर भारतीय के मन की बात है मैं उससे शुरुआत करूंगा। भारत हमारा देश महान था, भारत हमारा देश महान है और भारत हमारा देश हमेशा महान रहेगा। श्री कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है दोगली बातें करना, सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी भी निचले स्तर पे उतर जाना। ये जो चीनी सोच है और इटालियन चश्मा है इसको उतारिए और फिर भारत को देखिए। और ये एक सोच है जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए, अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए है। जब से ये कोविड का संकट पूरे विश्व में आया और भारत में जब आया तो हमारे देश के डॉक्टरों ने रात दिन मेहनत करके एक एक नागरिक की जान कैसे बचाएं ये युद्ध स्तर पे काम किया। हमारे देश की जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, खासकर नर्सेज ने जैसे मानो मां और बहन का एक रूप धारण किया और उनके लिए देश के नागरिक ही उनका परिवार बन गए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाया, सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्सीन जो लग रहा है उसमें पूरे विश्व में भारत रफ्तार में दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद, जिससे भारतीय नागरिकों की जान बचे। हमारे देश के संविधान में न्यायपालिका की अहम भूमिका है, वो भी आगे आई। उन्होंने सुझाव भी दिए, नागरिकों के जो अधिकार थे उनको भी सुरक्षित रखा। मीडिया की हम तारीफ करेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के विभिन्न कोनों में जा जाके सभी अहम समाचार दिखाए, जिससे कि बहुत सुधार सरकारों ने, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, किए। जनता ने तो मानो ये मंत्र बना लिया कि नागरिकों की सेवा ही सर्वोपरि है। और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर माह केवल यही सुनिश्चित किया कि क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं जिससे नागरिकों की जान बचे। लेकिन
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देती रही, जिससे कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर हो। कमलनाथ जी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी आप कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा और अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के इशारे पे कहते हैं। भारत को बदनाम करना आपकी प्राथमिकता बन गई है। और यह भी जान लीजिए कमलनाथ जी कि इससे जो बयान आपने दिया है ये निंदनीय तो है ही, लेकिन भारतीयों की भावना इससे बहुत आहत हुई, उनको चोट पहुंची। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा, इस घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? इनकी चुप्पी बहुत कुछ कह देती है। एक बात और है कि श्री कमलनाथ जी का ये आचरण इससे पहले भी सार्वजनिक हुआ था, जब एक वीडियो सामने आया था और वो कह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आग लगा दो, आग लगा दो, यही समय है, उकसाओ लोगों को। मैं पूछना चाहता हूं, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा भारत को बदनाम करना, यह कहना कि आग लगा दो, यही सही समय है, कितना उचित है? और बड़ा दुख हुआ, कल से काफी लोगों के, खासकर अमेरिका से फोन भी आए हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी उनको भी आहत करती है, चोट पहुंचाती है, उन्हें बहुत दर्द हुआ। कल कमलनाथ जी ने एक और बात कही कि जो भारतीय मूल निवासी हैं, जो अमेरिका न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हैं, उनसे हर कोई दूरी बना रहा है। इस बात में कतई कोई सत्यता नहीं है। तो फिर कमलनाथ जी ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसकी वजह केवल एक है, ये लोग भूल गए, जैसे मैंने बताया कि देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेज, वैज्ञानिक, कोर्ट, मीडिया, सरकार, एग्जीक्यूटिव, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, नागरिक अपनी भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष का काम सकारात्मक आलोचना करना सही फोरम में तो हो सकता है, लेकिन भारत को बदनाम करना, गलत तथ्य पेश करना, भ्रम की राजनीति करना, रोड़े अटकाना, यह विपक्ष का काम नहीं हो सकता है। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी को खासकर आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस वैक्सीन को हर नागरिक के लिए केंद्र सरकार सुनिश्चित कर रही है, और कल एक बड़ा बयान यह भी आया कि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है, विदेशी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भारत में वैक्सीन दे रहे हैं, स्पुतनिक भी आ गया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और दिसंबर 2021 तक 215 करोड़ डोजेस वैक्सीन की भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगी और उन्हें लगेगा। दूसरी तरफ यह कह देना कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है। मैं आज
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से एक अपील करता हूं बड़ी विनम्रता से कि आप भी तो एक अपील करो कि हर नागरिक आगे आए, टीका उत्सव मनाए और टीका लगवाए। यह अपील आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आई? क्या बात है? उस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आई जो कहती है उनकी सोच में ही समाजवाद है, लेकिन उनके अध्यक्ष कह देते हैं कि यह बीजेपी का टीका है। यह देश जानना चाहता है कि यह भारत का सुरक्षा कवच जो है, यह भारत का टीका है या बीजेपी का टीका है। और जब बात हो रही है भारत को बदनाम करने की, तो यह बात जरूर कहेंगे कि भारत बड़ी मजबूती से 135 करोड़ भारतीयों की ताकत की वजह से कोविड को परास्त करेगा। लेकिन कुछ ही दिन पहले हम सबने देखा एक नया स्ट्रेन कई देशों में पाया गया। यह स्ट्रेन था B1617.2। कुछ जगहों से, कुछ देशों ने यह प्रयास किया जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं कि इसको इंडियन स्ट्रेन बुलाया जाए। भारत ने अपनी मजबूती दिखाई, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए कहा कि यह उचित नहीं होगा, और उसी का परिणाम था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हू ने इसको B1617.2 स्ट्रेन बुलाया। लेकिन भारत में ऐसे दल हैं जिन्होंने जो टूल किट कहती थी उसी के आधार पे इस नए स्ट्रेन को इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट बुलाना शुरू किया। यह मेरे हाथ में श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने एक खबर को अटैच किया हुआ है और लिखा है, इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। इसी तरह से शशि थरूर जी ने भी अपने ट्वीट में इंडियन वेरिएंट कहा। और दुख होता है कि भारत के खिलाफ ये क्या साजिश करते हैं। हम बार बार इनसे कहते रहे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, तमाम देश विश्व के कह रहे हैं, उसी नाम का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये लोग कभी इंडियन वेरिएंट बुलाते हैं, कभी मोविड बुलाते हैं, और भारत को बदनाम करने का जो इनका प्रयास था, तो वो पाकिस्तान जरूर पहुंच गया। हमारे जो विरोधी देश हैं, जो नहीं चाहते कि भारत मजबूती से खड़ा रहे, कोविड को परास्त करे, उनको ये लोग औजार जरूर दे देते हैं। मेरे हाथ में ये खबर है वहां के प्रतिष्ठित अखबार की। और ये कहती है, पाकिस्तान रिपोर्ट्स फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। इस रिपोर्ट में 5 जगह इंडियन वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों है कि जो सोच, जो शैली, जो शब्दावली कांग्रेस पार्टी यहां भारत में भारत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करती है, उसका मेल, उसका जुड़वा भाई हूबहू पाकिस्तान में दिखता है।
ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी यही हुआ। जो कांग्रेस ने कहा कि हमें प्रमाण दो, वही बात पाकिस्तान ने कही। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमारी सेना पे सवाल उठाना, केवल पेड़ गिरे हैं और कुछ नहीं गिरा, वही बात पाकिस्तान ने कही। और अनुच्छेद 370 जब संशोधित हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में भी जो बात पाकिस्तान के डोजियर में आई तो वो राहुल गांधी का ही वक्तव्य था। ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी है। हमें पूरा यकीन है कि विपक्ष होने के नाते एक सकारात्मक भूमिका वो निभाएंगे। इस बात पे आत्मचिंतन भी करेंगे कि क्यों कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक कोई कहता है ये इंडियन वेरिएंट है, कोई भारत को कहता है कि वो अब बदनाम हो गया है। और ऐसी साजिश जो ये भारत के खिलाफ कर रहे हैं इतने अहम समय पे, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कल एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री जी के लिए नौटंकी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। तो सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहूंगा, विरोध करिए, सकारात्मक सुझाव भी दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा का हमेशा ध्यान रखिए। यह बात सच है कि प्रधानमंत्री जी जब डॉक्टरों से बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे देश के डॉक्टर भगवान बन के नागरिकों की सेवा करते हुए इस देश के लिए शहीद हो गए, तो वो भावुक हुए। क्या डॉक्टर से बात करते हुए भावुक होना नौटंकी है? आपके आंसू जब बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए बहे तो पूछा नहीं जाना चाहिए कि किसके आंसू सच्चे हैं, भारत के लिए बहे हैं? और सोनिया गांधी जी जो आतंकवादियों के लिए रो रही थी, ये चेतावनी होनी चाहिए इनके लिए। भारत की जनता देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री देश के हर नागरिक को अपना परिवार समझते हैं, और परिवार के किसी सदस्य को कष्ट होता है तो स्वाभाविक है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भी कष्ट हो। इसको नौटंकी बुलाना इनकी हल्की सोच दर्शाता है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, यह देश का सौभाग्य है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया कि कौन सा प्रदेश भाजपा शासित है, कौन सा कांग्रेस या आप या और किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा शासित है। जब जब किसी भी चीज की कमी पड़ी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, दवाइयां हो, बेड बढ़ाना हो, वैक्सीन हो, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बैठक करके सुनिश्चित किया कि पर्याप्त मात्रा में नागरिकों के लिए ये सभी आवश्यक वस्तुएं पहुंचे। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी प्रदेश में 95,000 दुखद मौतें हुई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आपकी गलती है। उन्होंने दिल्ली में ये नहीं कहा कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं है। दिन रात सेवा भाव से सभी नागरिक हमारे अपने हैं, उनकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, हमारा दायित्व है। इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़े। ये मंत्र
आज विपक्ष को भी अपनाना होगा। धन्यवाद।